हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी। क्लास 6 की एनसीईआरटी हम लोग देखेंगे मैराथन, पूरी एनसीईआरटी देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे और फैक्ट देखेंगे। वैसे मैंने एनसीईआरटी की अलग से क्लासेस कराई, आप क्लास करके फिर इसको देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन ये भी कम नहीं क्योंकि इसमें फैक्ट भी है और क्वेश्चन भी है। तो फिर हम शुरू करते हैं। ये हम अपना सीटेट के लिए देख रहे हैं क्योंकि हमारा पेपर 2 पास करना है, तो सीटेट में सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं करा रही हूँ। तो पहले मैं चैप्टर वाइज कराती जाऊँगी, फिर लास्ट में सारे मैराथन और क्वेश्चंस कराती जाऊँगी और प्रीवियस ईयर भी करा रही हूँ। तो फिर शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको इतना कह रही हूँ, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़रूर से और कमेंट तो ज़रूर से कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। तो फिर शुरू करते हैं हम। हमारा जो पहला चैप्टर है वो सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे सारे ग्रह हैं और ये हमारा जो है ये सूर्य है। सारे जो हैं ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हुए। तो पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। इसमें दिखाना है निम्न में से कौन सा खगोलीय पिंड है। इसमें कौन सा खगोलीय पिंड है? सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, उल्का पिंड भी है, पृथ्वी है। तो ये चारों जो है हमारे खगोलीय पिंड है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी खगोलीय पिंड। अब हम लोग देखते हैं खगोलीय पिंड होते क्या हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती खगोलीय पिंड कहलाती। मतलब सूर्य, चंद्रमा या फिर सभी वस्तुएं जो रात के समय या फिर कभी भी जो आसमान में चमकती वो खगोलीय पिंड कहलाती। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के वाले होते तथा गर्म होते हैं। मतलब कुछ जो खगोलीय पिंड होते हैं बड़े होते हैं आकार में और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं, ये गैस से बने होते हैं। इनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है। इनके पास खुद का अपना उष्मा होता है, प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, जिसे वे अपनी बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। इन ये जो खगोलीय पिंड है उसको तारा कहते हैं, और सूर्य जो हमारा है वो भी एक तारा ही है। किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? इसमें पूछ रहा है किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तो जिनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है उनको हम तारा कहते हैं, और यही खगोलीय पिंड है जिनके पास अपनी उष्मा और प्रकाश होता है उनको हम तारा कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाएंगी? मतलब तारों का जो विभिन्न समूह होता है उसके द्वारा बनाई गई अलग अलग प्रकार की जो आकृति होती है, डिफरेंट ग्रुप स्टार्स, हाँ, मतलब जो होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं नक्षत्र मंडल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, नक्षत्र मंडल। अब हम लोग देखते हैं ये होता क्या है। रात्रि के समय में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाए गए विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग वेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। मतलब कि रात्रि के समय जब हम लोग आसमान की तरफ देखते हैं तो विभिन्न प्रकार के जो समूह में रहते हैं, आकृति बनाते हैं, उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग वेयर जो है इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। आप बहुत आसानी से मतलब हम बहुत आसमान में बहुत आसानी से नक्षत्र मंडल को पहचान सकते हैं। जैसे सप्तऋषि हो गए, 7 मतलब सप्तऋषि मतलब 7 ऋषियों के नाम पे पड़ा हुआ है, जहाँ पे 7 तारे होते हैं। यह 7 तारों का समूह है। ये जो है ये 7 तारे का समूह है जो नक्षत्र मंडल या अर्सा मेजर का भाग है। ये 7 तारों का समूह है और ये नक्षत्र मंडल या फिर अर्शा मेजर का भाग है। आपने प्राचीन समय में लोग रात्रि दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। आपको पता है जब प्राचीन टाइम में अभी भी हमारे जो घर में हमारे दादा-दादी हैं या फिर हमारे बहुत ज़्यादा बूढ़े जो भी हैं घर पे, तो वो जो है अभी उनसे आप दोपहर का टाइम मिले तो वो सूर्य का देख के बता देते थे, रात का देखो तो तारा का देख के बता देते थे। तो ये दिशा का और टाइम का निर्धारण ये इसी मतलब जो तारा है उसको देख के करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को मतलब दिखाता था, जो उत्तर तरफ तारा निकलता था वो उत्तरी तारा को दिखाता था। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। मतलब ध्रुव तारा से ये लोग देख लेते थे कि ये उत्तर है, उत्तर साइड है। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। मतलब ये आसमान में जो है आसमान में एक ही जगह पे रहता है, मतलब वहीं पे स्टे रहता है। तो समझ आता है कि चलो ये ध्रुव तारा है, उत्तर की तरफ है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं। मतलब हम सप्तऋषि जो है उसकी सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष से संबंधित अर्शा मेजर या बिग वेयर का संबंध किससे है? तो अर्शा में मेजर या बिग वेयर का संबंध अभी हमने देखा नक्षत्र मंडल से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नक्षत्र मंडल से है। अगला क्वेश्चन है किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? तो जिनके पास अपनी ऊष्मा में प्रकाश नहीं होता, जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उसको हम लोग कहते हैं ग्रह। ग्रह हम लोग उसी को कहते हैं जिनके पास खुद का ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता और जो तारों के प्रकाश से मतलब प्रकाशित होती हैं। लेकिन तारा उनको कहते हैं जिनके पास अपना खुद का प्रकाश और ऊष्मा होता है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी।
अब देखते हैं, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। जो ऐसे पिंड होते हैं ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, इंग्लिश में जो है हम लोग ग्रह को प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेटाइन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो एक ग्रह है। पृथ्वी जो है हमारी, जिस पे हम लोग रहते हैं वो एक प्रकार का ग्रह है। ऐसे शब्द की उत्पत्ति जिनका उपयोग हम एक भाषा के रूप में करते हैं, वो अक्सर दूसरी भाषाओं के लिए शब्द हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, लेकिन यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। मतलब कि ऐसी चीजें जो हैं जो ग्रीक भाषा से लिया गया है, मतलब अलग अलग भाषाओं से लिए जाते हैं बहुत सी चीजें, लेकिन ये किससे मिलके बना है? यह ग्रीक दो शब्दों से मिलके बना है, जियोग्राफी जो है। जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी का ग्राफिया, मतलब पृथ्वी या फिर ग्राफी मतलब पृथ्वी का ग्राफिया। अर्थ अर्थ का अर्थ है, मतलब अर्थ का जो अर्थ है वो है लिखना। आइए हम पृथ्वी के संबंध में अधिक जानकारी जानें। जियो, जियो में हम लोग क्या-क्या जोड़ देते हैं, क्या-क्या बन सकता है? लॉजी, लॉजी जब लगेगा जियो में तो पृथ्वी का अध्ययन हो जाएगा, और जियोमेट्री जब मतलब मेट्री लगेगा जियो में तो पृथ्वी का मापन हो जाएगा, और जियो आईडी जब हो जाएगा तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप हो जाएगा। तो जियो लगा के ये सारे मतलब ये 3 शब्द ऐड करके हम बना सकते हैं अलग-अलग चीज़ों का, जैसे अलग-अलग चीज़ों का अध्ययन हो गया। या इधर हम लोग देखते हैं, ये पौराणिक रोमन कहानियों में सोल जो है सूर्य देवता को कहा जाता था। ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल किसको कहा जाता था, तो सूर्य देवता को। सौर शब्द का अर्थ सूर्य से संबंधित है। सौर शब्द जो है वो हमारे सूर्य से संबंधित है, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। इसलिए जो जैसे किसी कोई एक फैमिली में हमारे जैसे दादाजी हो गए, वो पूरा हेड है, पूरी फैमिली को वो चलाते हैं, तो इस तरह से सूर्य की वजह से इसको पूरा कहा जाता है मतलब कि सौरमंडल। सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों में लिखिए, मतलब ये तो बच्चों के लिए है। अगला जो हमारा है वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी एक ग्रह है तथा अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा से प्राप्त करती है। पृथ्वी जो है एक ग्रह है और अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। ये तो एकदम सही बात है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह अथवा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। नहीं, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम क्या है? मतलब सूर्य की जो बढ़ती दूरी है, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, उसके बाद कौन-कौन सा ग्रह है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्रम में लगाइए। तो सूर्य के बाद तुरंत बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए ग्रहों में कौन से आंतरिक ग्रह हैं? इसमें बताना है हमें आंतरिक ग्रह कौन-कौन से हैं हमारे इसमें। आंतरिक ग्रह वो होते हैं जो सूर्य के एकदम पास होते हैं, जैसे कि हो गया बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया, तो ये आंतरिक ग्रह है। अगर वहीं बृहस्पति, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न दिया रहे तो वो सब जो है बाहरी ग्रह हैं या फिर वाह ग्रह बोलते हैं उनको। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बुध भी हमारा आंतरिक ग्रह, शुक्र भी है, मंगल भी है, और पृथ्वी होता तो हमारी पृथ्वी भी होती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नीचे दिए गए ग्रहों में कौन-सा बाहरी ग्रह है? तो अभी यही बताना था बाहरी ग्रह कौन-कौन से हैं। तो अभी हमने आपको बताया था बृहस्पति भी है, सैटर्न मतलब शनि भी है, नेपच्यून भी है और यूरेनस मतलब वरुण, अरुण और जो है बृहस्पति और शनि ये मतलब चारों हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये बाहरी ग्रह हैं। और ऊपर में जो हमारा आंतरिक ग्रह होता है वो बुध होता है, शुक्र होता है, मंगल और पृथ्वी होती है। और ये बाहरी बृहस्पति, शनि, और वरुण और अरुण मतलब ये सारे। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथनों एवं कारण पर विचार कीजिए। इसमें कथन और कारण दिया है, बताना है क्या मतलब सही है क्या गलत है। बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। और दूसरा बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। पहली बात तो ये तो एकदम सही बात है कि बुध जो है सूर्य के सबसे मतलब नजदीक का ग्रह है। और बुध बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। जब पास में है तो वो जल्दी चक्कर लगा लेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? तो किन दो के बीच? तो सौर मंडल में जो है क्षुद्र ग्रह पट्टी जो पाई जाती है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है, याद रखिएगा। मार्स और जुपिटर के बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे सौरमंडल में सूर्य में से सबसे दूर कौन सा ग्रह मतलब अवस्थित है? सबसे दूर में कौन सा ग्रह है? तो सबसे लास्ट में हमारा यही है नेपच्यून, जिसको हम लोग वरुण बोलते हैं। सबसे लास्ट में हमारे सूर्य से वही है नेपच्यून जो है और नेपच्यून जो है वो बाहरी ग्रह में भी आता है।
अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए और हमें इसमें बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं। पृथ्वी के आकार को भूआब यानी जियोट कहा जाता है। ये एकदम हमारा पृथ्वी जो है जियोट शेप का है। पहली बात आप लोग याद रखिएगा, कहीं अंडाकार है और या फिर जियोट दिया रहे तो ये ध्यान से आप लोग देख लीजिए, वो भूआब या जियोट कहते हैं, जियोट कहा जाता है। हमारी पृथ्वी का आकार जो है जियोट शेप का है। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, मतलब पृथ्वी हमारी जो है ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ये भी सही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, इसमें सत्य बताना है कौन सा सही है। अंतरिक्ष से देखने पर हमें पृथ्वी हरे रंग का दिखाई देता, बिल्कुल नहीं। अंतरिक्ष पे देखने से हमें पृथ्वी हमारी जो है नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी है पृथ्वी पे हमारे, इसलिए जल की वजह से नीले रंग का दिखाई देती है। पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो हरा दिखाई नहीं देता है, हमें दिखाई देता है नीला, और नीला दिखाई देता है तो वो भी पानी की वजह से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक ना तो दो। अब हम इसको देखते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। पृथ्वी हमारी जो है 2/3 जो इसकी सतह है पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है और हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है, तो आपको ये बताना है सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है। तो सौर मंडल का निर्माण ग्रह से भी होता है, उपग्रह से भी होता है, उल्कापिंड से भी होता है, सूर्य से भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मतलब इन चारों से होता है। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। सूर्य का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है, और दूसरा है सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का प्रमुख स्रोत है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा, तो दोनों आंसर सही है। सूर्य का खिंचाव बल और सौर मंडल को बांधे रखता है, एकदम सही है। और सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस, मतलब जो उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं। सौर मंडल के जो ग्रह हैं सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनका रास्ता किस आकार में फैला हुआ है, तो इनका आकार जो है दीर्घ वृत्ताकार में फैला हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। ये देखिए हमारे ग्रह हैं। अभी आपको यहाँ से मैं अब बता चुकी हूँ, सबसे पहले हमारा आंतरिक ग्रह कौन सा है, बुध है, शुक्र है और पृथ्वी है, मंगल है। तो ये सारे हैं हमारे आंतरिक ग्रह। और बाहरी ग्रह हमारे जो है बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून। तो हमारी ये 8 गैस है। जो हमारे आंतरिक ग्रह, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे पहले तो क्रम लगाने के लिए दे देगा। तो सबसे पहले बुध होता है, फिर शुक्र होता है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल होता है, फिर उस आंतरिक ग्रह में, फिर लास्ट में बाहरी ग्रह में जो होता है ये बृहस्पति होता है, शनि होता है, यूरेनस और नेपच्यून होता है। और आंतरिक ग्रह याद रखिएगा, जो आंतरिक ग्रह है सूर्य के बहुत नजदीक होते हैं। आंतरिक ग्रह जो है सूर्य के बहुत नजदीक होते हैं, इसलिए इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। इसलिए ये चट्टानों से बने होते हैं, ये जो है ये चट्टानों से बने होते हैं। और बाहरी ग्रह हमारे जो हैं, बाहरी ग्रह जो हैं ये सूर्य से बहुत दूर होते हैं, ये बड़े आकार के होते हैं। सूर्य से दूर हैं और ये बड़े आकार के हैं, और ये गैस और तरल पदार्थ से बने हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा बाहरी ग्रह किससे बने हैं, तो गैस और तरल पदार्थ से। और आंतरिक ग्रह पूछा तो ये चट्टानों से बने हैं। और आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं हमारे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और ये जो हमारे बाहरी ग्रह है, मतलब बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। इस यूरेनस और नेपच्यून। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, तो आपको पता है जो पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी को। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह जो है वो है शुक्र। इसका राइट आंसर है सूर्य है निकटतम ग्रह। इसमें पृथ्वी का पूछा है, अगर आपसे यही सूर्य का पूछता तो आप लोग बुध को लगाते हैं, अगर वही पृथ्वी का पूछा तो पृथ्वी का सबसे निकटतम जो है वो है शुक्र है। और अगर यही ऑप्शन में सिर्फ वो मंगल को देता तो वो भी, तब शुक्र और मंगल दोनों हो जाते हैं निकटतम, क्योंकि इस तरफ भी शुक्र, मान लीजिए इस तरफ ये हो गया शुक्र और इस तरफ हो गया मैं पृथ्वी, इस तरफ हो गया मंगल। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। हमारे सौर मंडल में पहली बात तो सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, और सबसे छोटा जो है हमारा बुध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बृहस्पति सबसे बड़ा और बुध सबसे छोटा। कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में। अब सारे जो हैं एक ही दिशा में लगाते हैं, लेकिन दो ऐसे ग्रह हैं जो मतलब विपरीत दिशा में लगाते हैं। तो शुक्र और यूरेनस, शुक्र और जो अरुण है ये विपरीत दिशा में लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं।
ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे-छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। ये तो सही है और ये भी सही है। बृहस्पति और शनि तथा यूरेनस के चारों ओर जो है वो छल्ले बने होते हैं, मतलब छल्ले जो होते हैं। और ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे-छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। ये देखते हैं हम। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। मतलब पृथ्वी से अगर हम ये छल्ले देखना देखना चाहें तो दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं और ये छल्ले जो होते हैं ये बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा या फिर मतलब उपग्रह नहीं है? तो किनके पास एक भी अपना उपग्रह नहीं है? तो हम देखो, पहली बात तो बुध के पास अपना उपग्रह नहीं है और शुक्र के पास नहीं है। बाकी सबके पास अपना-अपना उपग्रह है। जैसे अभी हमने देखा, शनि के पास भी है, यूरेनस के पास भी है और हमारी हमारी पृथ्वी का इकलौता उपग्रह जो है वो है चंद्रमा। नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा जो है प्राकृतिक ग्रह किसके पास है? अभी मैंने आपको बताया ही, तो ये जो है प्राकृतिक उपग्रह जो है चंद्रमा किसके पास है? मतलब ये चंद्रमा जो है ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा, मतलब यानी कि प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है? तो अगर पूछेगा पृथ्वी का सबसे इकलौता उपग्रह कौन-सा है, तो वो चंद्रमा है। लेकिन प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है सबसे ज़्यादा? तो वो है बृहस्पति के पास। मतलब बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा अपना प्राकृतिक उपग्रह है और अगर पृथ्वी का पूछेगा तो चंद्रमा है, इकलौता चंद्रमा, और बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा प्राकृतिक उपग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। ये तो सही बात है। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। नहीं, ये गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, सिर्फ एक सही है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन है? तो आपको पता है हमारे प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री जो है वो आर्यभट्ट हैं। आर्यभट्ट हैं, ये हैं आर्यभट्ट। इनके बारे में हम लोग देखते हैं। रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोलीय शास्त्र कहा जाता है। मतलब जो खगोल के संबंध में या फिर अध्ययन करते हैं खगोलीय पिंडों के बारे में या फिर गति के बारे में उनके, तो उन्हें खगोल शास्त्री कहा जाता है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों की खोजने में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे पहले जो है हमारे आर्यभट्ट मतलब वो बता दिए थे। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन जो है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। कथन जो कह रहा है वो कह रहा है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग दिखाई देता है। ये तो सही है। चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। ये गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन सी। ए सही है और आर गलत है। इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं अपने चंद्रमा के बारे में। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह, मैंने आपको बताया, वो है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4। याद रखिएगा, इसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। 1/4 जो है बस है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रहों से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। क्योंकि ये पास है इसलिए बड़ा दिखाई देता है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पे है। याद रखिएगा, पहली बात तो 1/4 याद रखिएगा और दूसरा इसकी जो है दूरी याद रखिएगा, 3,84,400 किलोमीटर। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं, मतलब अब कर सकते हैं हम लोग। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा जो है वो 27 दिन में पृथ्वी का चक्कर पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर एक एक चक्कर मतलब पूरा करता है। एक चक्कर मतलब पूरा करता है अपने अक्ष पर इतने ही समय में। इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी हमें अपने चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। इसकी वजह से हमें जो है एक ही भाग चंद्रमा का दिखाई देता है। यह देखते हैं, ये बहुत रोचक तथ्य जो है, ये क्वेश्चन आ सकता है, जीके में भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रांग जो है। मालूम करो कि क्या कोई मतलब कोई भी भारतीय चंद्रमा पे गया हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं।
दूसरा दिया है खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो कि खाली तारों का समूह है, आकाश गंगा कहते हैं। तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े उसे उल्का पिंड कहते हैं। और खुले आसमान में फैला एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो लाखों तारों का समूह है उसे आकाश गंगा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी। अब देखते हैं हम लोग उल्का पिंड क्या है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने जैसी होती है, मतलब कि कभी कभी पास आ जाता है, ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर ये गिर जाएंगी। इस प्रकार के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। मतलब जब ये मतलब पास आ जाती है, पृथ्वी के गिरने वाली होती है, तो वायु के साथ घर्षण होकर ये गर्म हो जाती है और फिर जल जाती हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। फलस्वरूप मतलब कभी कभी देखा होगा अपने आसमान में कि जो है आसमान में चमक रहा है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है, मतलब कभी कभी जो होता है बिना जले पूरी तरह नीचे गिर जाता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या है, आपने तारों वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? मतलब कि ये पूछ रहा है। यह लाखों तारों का समूह है, ये मतलब लाखों तारों का समूह। यह पट्टी आकाश गंगा, मतलब ये जो लाखों तारों का समूह है इसको आकाश गंगा कहते हैं, फिर मिल्की वे। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। हमारा जो सौर मंडल है इस आकाश गंगा का जो है एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। मतलब इसी प्रकार इसका नाम जो है पड़ा गया, क्योंकि प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की इस प्रकार की जो है हमारी लाखों लाखों प्रकार का जो है वो आकाश गंगा जब इतना ज्यादा बड़ा है, तो हमारा ब्रह्मांड बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अब हम अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर है, पहले हम देख लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, सौर मंडल ये, फिर आकाश गंगा। तो ब्रह्मांड जो है हमारा वो बहुत ज्यादा बड़ा है। अब हम अगला चैप्टर देखेंगे। अगला चैप्टर हमारा है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। पहले हम क्वेश्चन देखेंगे फिर फैक्ट करेंगे, जैसे अभी किए हैं। पहला इसमें दिया है विषुवत वृत्त, मतलब इक्वेटर लाइन के बारे में दिया है कथन है, उसमें पूछ रहा है क्या सही है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। यस, जो हमारा इक्वेटर है, ये ग्लोब है हमारा। इक्वेटर जो है इसे बराबर भागों में बांटता है और ये हमारा 0 डिग्री को शो करता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है। ये याद रखिएगा, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का जो आकार है घटता जाता है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। अब तीसरा देखते हैं। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। नहीं, ये गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही है। अब हम इसको देखते हैं। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ये हमारा ग्लोब हो गया और ये हमारा अक्ष हो गया। ये देखिए, ये झुकी हुई है तो इसे हम अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती हैं, उत्तर तथा दक्षिण मतलब ध्रुव है। ये हमारा जो हो गया उत्तर ध्रुव है, ये हमारा दक्षिण ध्रुव है, जहां से ये सुई गुजरती हैं। ये रहा हमारा, क्योंकि ऊपर हमारा नॉर्थ होता है, जो ये नॉर्थ हो गया और यहाँ हमारा साउथ हो गया। ग्लोब पर वो दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। याद रखिएगा, जो ग्लोब है उसको कैसे घुमाया जाता है, पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व मतलब ये हमारा वेस्ट हो गया, और ईस्ट मतलब वेस्ट टू ईस्ट घुमाया जाता है। और ऊपर हमारा नॉर्थ है और नीचे हमारा साउथ है, घुमाया जा सकता है। याद रखिए, इन दोनों में एक अंतर है, मतलब इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, पृथ्वी पे कोई ऐसी सुई तो है नहीं, लेकिन ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। मतलब अपने अक्ष पे जो है पृथ्वी अपनी घूमती रहती है। बाकी ये जो है अक्ष वाला, ये पृथ्वी पे नहीं, इसको मतलब हम अपने हेल्प के लिए बना लिए ताकि हमें समझ में आए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। इसमें दिया है कौन सा सही है, हमको बताना है इसमें कौन सा सही है। पहला दिया है कर्क रेखा। कर्क रेखा मतलब कितना, कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तर में होता है, तो पहला हमारा दूसरा हो गया। उसके बाद मकर रेखा। मकर रेखा जो हमारा होता है वो 23.5 डिग्री दक्षिण में हो गया, तो तीसरा हो गया। और उत्तर ध्रुव वृत्त, उत्तर ध्रुव वृत्त जो है ये हो गया 66.5 डिग्री उत्तर में, तो ये चौथा हो गया। और हमारा जो अगला है दक्षिण ध्रुव वृत्त, तो एक बचा है, तो ये दक्षिण वाला, तो ये हमारा हो गया जो है एक। तो दो दो तीन चार एक जिसमें वो सही है, तो ऑप्शन सी सही है हमारा। ये हमारा देखिए उत्तर ध्रुव है, ये हमारा दक्षिण ध्रुव है।
ये उत्तर ध्रुव है और दक्षिण ये हमारा इक्वेटर जिसको हम विषुवत वृत्त कहते हैं। ये हमारा कर्क रेखा है उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री और ये हमारा मकर रेखा है दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें पूछ रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र जो है वो मतलब शीत कटिबंध है। मतलब जो कर्क रेखा है और मकर रेखा के जो बीच का जो है क्षेत्र वो शीत कटिबंधी है। दूसरा कर्क रेखा एवं विषुवत के वृत्त का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधी है। तीसरा दक्षिण रेखा वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंधी है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो तीनों नहीं सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई मतलब नहीं। मतलब उपयुक्त में से जो है उपयुक्त सभी तीनों जो है गलत है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के ताप कटिबंध हम लोग देखते हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो सभी अक्षांशों पर सूर्य जो है वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है। मतलब इसीलिए सबसे ज्यादा उष्मा इसी क्षेत्र में प्राप्त होती है। इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो आपको समझिए उसे उष्ण कटिबंध किसे कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। मतलब कर्क और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर में सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। सूर्य की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, फिर ध्रुव की तरफ जो होती है सूर्य की किरणें वो तिरछी पड़ने लगती। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। मतलब कि नॉर्मल रहता है। शीतोष्ण कटिबंध मतलब कि ठंडा भी रहता है और गर्म भी रहता है। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच ठंडे में क्षेत्र में बहुत ठंडी होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता। मतलब सूर्य की जो प्रकाश है वो ज्यादा आ नहीं पाता, इसलिए ये शीत कटिबंधी कहलाते हैं। इसलिए मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी होता है, फ्रिज जोन होता है, मतलब इसलिए कहा जाता है। ये हम देखते हैं टेम्परेचर जोन ऑफ अर्थ। ये हमारा फ्रिज जोन है। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा फ्रिज जोन है। ये नीचे नीचे वाला जो है वो 66.5 डिग्री साउथ और नॉर्थ में जो है ये सब हमारे जो है फ्रिज जोन है। ये साउथ टेम्पर जोन है, ये नॉर्थ टेम्पर जोन है और ये हमारा जो है ये हमारी इक्वेटर लाइन है। और ये सन का लाइट है डायरेक्ट जो यहाँ पे पड़ रहा है, लेकिन बाकी इधर तो ये तिरछी होके पड़ रही है ना, तभी तो ये हमारा वो फ्रिज जोन बन गया। यहाँ पे भी तिरछी पड़ रही है, पूरा प्रॉपर पड़ नहीं पा रही, इसलिए ये फ्रिज जोन हो गया। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें नीचे दिए गए कथनों पर विचार कहने के लिए कह रहा है। मतलब पहला जो है विषुवत वृत्तों से दूर तक स्थिति सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। मतलब विषुवत वृत्त से ध्रुव तक की स्थिति सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। ये तो सही है। सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान रहता है। जो सभी अक्षांश रेखा होते हैं क्या उनका आकार समान रहता है? ऐसा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला, केवल एक। अगला क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहते हैं? तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहते हैं? तो वो देशांतरी या अमोत्तर रेखा कहते हैं। लॉन्गिट्यूड मेरिडियन लाइंस कहते हैं, देशांतरी या अमोत्तर रेखा कहते हैं। अगला जो मतलब हमारा क्वेश्चन है वो है किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। तो किसी स्थान का अगर हमें मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का वो चाहिए तो सबसे पहले उसके पास प्राइम मेरिडियन होना चाहिए, यानी प्रमुख यामोत्तर होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रमुख यामोत्तर। अगला जो क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी के समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिम गोलार्ध में विभक्त करती हैं। और दूसरा दिया है जो है 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। तो ये दोनों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला जो क्वेश्चन है वो है नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। पहला दिया है ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। और दूसरा दिया हुआ है कारण, पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। पृथ्वी जो है वो अपने काल्पनिक याद रखिएगा, जो है पृथ्वी जो है अपने हमने अभी बताया पूर्व से पश्चिम नहीं घूमती है। ये जो है ये हमारा वेस्ट टू ईस्ट मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। ये यहाँ पे गलत हो गया, तो सिर्फ इसमें ए
ए सही है। ए सही है, जो ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। ये सही है, बाकी दूसरा वाला गलत है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है अपने रोटेट जो करती हैं वेस्ट टू ईस्ट करती हैं, पश्चिम से जो है ये पूर्व की ओर करती हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का टाइम लगता है। याद रखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है 1 डिग्री, वो 4 मिनट में घूमती है। 1 डिग्री मतलब 4 मिनट के बराबर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वो है, यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है, तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? तो उसमें उसमें जो अंतर होगा 1 घंटा 20 मिनट का। अगर कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है, तब ग्रीनविच और उस स्थान के बीच का जो अंतर होगा वो 1 घंटे 20 मिनट का होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 घंटे 20 मिनट का। अगला जो क्वेश्चन है वो, भारत की किस यामोत्तर यानी जिसको देशांतर रेखा कहते हैं, के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है? तो ये जो है हमारा माना जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे या पीछे है? तो हमारे भारत का जो मानक समय है ग्रीनविच से आगे या पीछे अगर पूछ लेगा तो 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला हमारा चैप्टर जो है वो है पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गति के बारे में हम लोग देखते हैं। पृथ्वी की जो गतियां हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे जो है दिशा। ये उत्तर दिशा दिशा हो गया या दक्षिण दिशा हो गया हमारा, और ये हमारे इधर साइड में जो है पूर्व हो गया यानी ईस्ट हो गया, और इधर हमारा वेस्ट हो गया। अब पृथ्वी की गतियां हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर में क्वेश्चंस देखेंगे, फिर फैक्ट को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है? जो पृथ्वी अपने अक्ष पे रोटेट मतलब होती है, से घूमती है, क्या घूर्णन कहलाता है? दूसरा दिया हुआ है कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है? तो दोनों सही है, क्योंकि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है उसको हम घूर्णन कहते हैं, और पृथ्वी की सूर्य के चारों तरफ एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला अब हम लोग फैक्ट देखते हैं। पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है। पृथ्वी की हमारी जो गति होती है 2 प्रकार की होती है, घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है उसे हम घूर्णन कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। ये सूर्य हो गया और ये पृथ्वी हो गई हमारी, जो चारों तरफ इसके चक्कर लगा रही है फिर गति कर रही है, उसको हम परिक्रमण कहते हैं। या फिर जब वो अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको हम लोग घूर्णन बोलते हैं। ये अपने अक्ष पे घूम रही है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो हमारी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री पृथ्वी जो है वो झुकी हुई है। अगला क्वेश्चन है, प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? तो प्रदीप्त वृत्त जो है वो कहते हैं ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और तथा रात को विभाजित करता है। प्रदीप्त वृत्त उसे कहते हैं ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, मतलब दिन और रात को डिवाइड करता है। ये हमारा प्रदीप्त वृत्त हो गया है। प्रदीप्त वृत्त हो गया हमारा ये। निम्नलिखित में कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? इसमें पूछ रहा है परिवर्तन का कारण क्या है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, या फिर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल? नहीं, ये नहीं। पृथ्वी का जो चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण? नहीं, ये भी नहीं सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिर्फ सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, इसलिए हमारे ऋतुओं में भी परिवर्तन होता रहता है। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें जो है वो कर्क रेखा पे मतलब सीधे पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? जब इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है तो पृथ्वी की इस अवस्था को कहते हैं उत्तर अयनांत, नॉर्थ सोल्स्टाइल्स कहते हैं। उत्तर अयनांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अयनांत के संदर्भ के बारे में दिया गया है। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है दक्षिणी अयनांत के बारे में। इसमें दिया हुआ पहला, दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, और दूसरा सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। ये दोनों तो सही है। अब तीसरा देखते हैं, वो दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन तथा लंबी रातें और ऋतुएं होती है। ये गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है।
अगला क्वेश्चन है, विश्व के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन से कथन सही है? मतलब विश्व के बारे में दिया हुआ है, पूछ रहा है कौन सा सही है। पहला इसमें दिया, इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधे पड़ती, मतलब इस अवस्था में जो विषुवत वृत्त होता है उस पे सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। दूसरा दिया पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते, ये भी सही है और पहला वही सही था। तीसरा हम देखते हैं, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है, लीप वर्ष, जिसे हम अधिवर्ष कहते हैं, कितने दिन होते हैं? तो याद रखिएगा, लीप वर्ष में हमारे जो है 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष जो है हर 4 साल बाद पड़ता है। और लीप वर्ष वो होते हैं जैसे जो मतलब कि हम जिसको 4 से डिवाइड करें वो कट जाए, यानी 4 से भाग देने पे कट जाए। जैसे 20 हो गया, 2020 हो गया, ये सब जो होते हैं ये कट जाते हैं। तो इस तरह अब हम अगला चैप्टर देखते हैं। हमारा अगला चैप्टर जो है वो है मानचित्र। मानचित्र को हम लोग देखते हैं। पहला जो है, भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है? मतलब भौतिक मानचित्र जो है उसमें किसको शामिल किया जाता है? तो भौतिक मानचित्र में पर्वत को किया जाता है, पठार को किया जाता है, मैदान को किया जाता है, महासागर को किया जाता है। देश या राज्यों की सीमाओं को नहीं किया जाता। जो हमारा भौतिक मैप होता है, भौतिक मानचित्र, उसमें हम क्या करते हैं, पर्वत को दिखाते हैं, पठार को दिखाते हैं, मैदान को, महासागर को, लेकिन देश या राज्य की सीमाओं को नहीं दिखाते। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 2 3 4। ये हमारा देखिए फिजिकल मैप है हमारा, ये सारे, और ये हमारा पूरा, ये हमारे इंडिया का मैप है। हमारे इंडिया में 28 जो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला जो क्वेश्चन है, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? मतलब कि उसको क्या कहते हैं? ऐसा कौन सा मैप है जो अपने राज्य, नगर, शहर तथा गांव, विश्व के विभिन्न देशों को या उनकी सीमाओं को दर्शाता है? तो हमारा राजनीतिक मैप है, जिसे हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं, और ज्यादातर हम पॉलिटिकल मैप ही यूज करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, थीमेटिक मानचित्र किसे, मतलब किसे किसे शामिल किया जाता है? तो थीमेटिक मानचित्र में है जो शामिल किया जाता है, इसमें सड़क को भी किया जाता है, वर्षा मानचित्र को भी किया जाता है, और इसमें वन तथा उद्योगों के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र ये भी किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं का को प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं? तो प्रधान दिग्बिंदु किसे कहते हैं? तो प्रधान दिग्बिंदु उत्तर को भी कहते हैं, दक्षिण को भी कहते हैं, पूर्व को भी कहते हैं, पश्चिम, क्योंकि ये हमारे जो 4 डायरेक्शन है ये तो मेजर है। पहले ऊपर हमारा जो है उत्तर यानी नॉर्थ है, नीचे साउथ है, दक्षिण है हमारा, और इधर साइड ईस्ट है, और इधर पूर्व है, सॉरी वेस्ट है, तो मतलब पश्चिम है। तो ये सारे मतलब कि प्रधान दिग्बिंदु हैं, क्योंकि अगर यही नहीं रहेंगे तो कैसे मतलब दिशा का ज्ञान होगा? तो यही, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये हमारे प्रधान दिग्बिंदु हैं, आप ये देख सकते हैं, प्रधान दिग्बिंदु हमारे हैं। और इनके भी जो हैं, इनके भी जो हैं देखिए, इन इन सबके भी अपने मतलब की डायरेक्शन, जैसे उत्तर पूर्व हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन दिया, मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है? तो रूढ़ प्रतीक जो है वो कहा जाता है जिन प्रतीकों का उपयोग संबंध में अंतरराष्ट्रीय सहमति हो। मतलब रूढ़ प्रतीक ये होता है, जैसे कि अब किसी को किसी देश का कैपिटल दिखाना है तो हमें कैपिटल ऐसे हम हमेशा डॉट से दिखाते हैं। तो मतलब कि अंतरराष्ट्रीय सहमति होती है तभी हम हमें दिखाया जाता है। देखिए अब किसी भी देश का होगा तो कैपिटल ऐसे ही छोटा सा डॉट होगा, उससे दिखाया जाता है, छोटे से डॉट से ही दिखाया जाता है। अभी हम इसको देखते हैं किस मतलब कैसे दिखाया जाता है। रेलवे लाइन जो होती है और मीटर लाइन और रेलवे स्टेशन। बड़ी लाइन जो होती है रेलवे लाइन में वो ऐसे होती है, मीटर लाइन ये होती है, और रेलवे स्टेशन इस तरह से। और सड़कें पक्की और कच्ची, ये हमारे पक्की सड़कों का सिंबल है, और ये मतलब कच्ची सड़कों का। सीमा, अंतरराष्ट्रीय, राज्य, जिला, ये जो है हमारा, ये है अंतरराष्ट्रीय, ये हमारा राज्य का है, और ये हमारा जिला का सिंबल है। इसी तरह ये नदी का दिया हुआ है, मंदिर का दिया हुआ है, पोस्ट ऑफिस का दिया हुआ है, और पेड़, घास, इस सब का दिया हुआ है। अगला जो क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? जो मानचित्र पर पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रक्षेपण पर आधारित होते उन्हें रेखा मानचित्र कहते हैं। ये तो सही बात है। दूसरा है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। ये याद रखिएगा, एक छोटे क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र को हम लोग खाका कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला हमारा जो चैप्टर है वो है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल हम लोग देखते हैं। ये हमारा जल मंडल हो गया, ये हमारा स्थल मंडल हो गया, ये हमारा वायुमंडल हो गया।
पहला जो क्वेश्चन है, जलमंडल में जल की कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया गया है? तो जलमंडल में हमें ये जल को भी किया गया है, बर्फ को भी किया है, जलवाष्प को। जलमंडल में जल, बर्फ, जलवाष्प तीनों को किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ग्रीक भाषा में लिथांस का अर्थ होता है पत्थर, इटमास का अर्थ होता है वाष्प, हेड्यूर का अर्थ होता है जल, बायोस का अर्थ होता है जीवन। अगला क्वेश्चन जो है, जयमंडल के अंतर्गत कौन सी परिमंडल शामिल है? तो जयमंडल के अंतर्गत जो शामिल है, सबसे पहले हमारा स्थल मंडल आता है, फिर जल मंडल आता है, फिर वायुमंडल। जयमंडल के अंदर 3 मंडल है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। ये हमारा है, ये हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ये हो गया हमारा, ये बायोस्फेयर हो गया। इसके अंतर्गत ये सारे आते हैं। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो है हमारा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हमारा विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है, माउंट एवरेस्ट, क्योंकि इसकी जो चौड़ मतलब ऊंचाई है ये 48 है, मतलब 8,848 मीटर है। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नार्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जूको ताबेई विश्व की पहली महिला थी। मतलब अगर महिलाओं में पूछेगा तो सबसे पहले जापान की जूको ताबेई विश्व की पहली महिला थी, जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। वहीं भारत में अगर पूछा जाएगा तो बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला है, जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पे अपना कदम रखा था। अगला जो क्वेश्चन है वो है, विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? तो विश्व का सबसे गहरा भाग जो है वो स्थित है प्रशांत महासागर में। मेरियाना गर्त जिसको कहते हैं, वो प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी के महाद्वीपों के आकार के अनुसार सही क्रम, मतलब इसे आकार के अनुसार हमें दिखाना है, हमें महाद्वीप को कौन सा सबसे बड़ा है महाद्वीप। तो सबसे पहले हमारा एशिया महाद्वीप आता है, फिर अफ्रीका महाद्वीप आता है, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका। सबसे पहले हमारा जो होता है एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका। पहली बात तो फर्स्ट वाला याद रखिएगा, एशिया हो गया। सेकंड अफ्रीका को याद रखिएगा। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहले हमें याद रखना है ऊपर उत्तर होता है, तो सबसे पहले उत्तर होगा, नीचे जो होगा दक्षिण, ये साउथ में है तो दक्षिण, फिर लास्ट में अंटार्कटिका हो गया। अगला क्वेश्चन है, एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में शामिल है। मतलब एशिया तथा यूरोप को कौन अलग करता है? तो एशिया तथा यूरोप को जो अलग करती है वो है, एशिया तथा यूरोप को जो अलग करती है वो यूराल पर्वत करती है। यूराल माउंटेन्स जो है वो एशिया तथा यूरोप को अलग कर देती है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुववृत्त तीनों गुजरती हैं? तो कर्क रेखा और मकर रेखा और विषुववृत्त सिर्फ एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर गुजरती है, वो भी अफ्रीका महाद्वीप से। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, किससे होकर गुजरती तीनों रेखाएं, कर्क, मकर और विषुवत जो है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुववृत्त या फिर 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो अफ्रीका में स्थित है। याद रखिएगा, सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी, वो भी अफ्रीका से होकर गुजरती है। और ये महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है। ये हम दो लोग देखते हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बारे में। स्थल संधि स्थल का वह एक शर्करा भाग है जो दो बड़े स्थल भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। मतलब कि स्थल संधि वो होता है, जैसे कि ये हो गया हमारे भारत और श्रीलंका के बीच में कौन से संधि है, मतलब लेकिन वो तो जल संधि है, तो वो जल संधि जो है पाक जल संधि है। स्थल संधि वो हो जाता है कि मतलब ये इस स्थान को इस स्थान से जो एक सकरा भाग होता है जोड़ता है, उसको कहते हैं। और जल संधि वो होता है, पानी का सकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, जैसे भारत और श्रीलंका को जोड़ता है पाक जल संधि। अगला क्वेश्चन है, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है? तो एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नदी का जो, या सॉरी, नहर का नाम है, कैनल का, वो स्वेज नहर है। स्वेज नहर जो है वो अफ्रीका और एशिया को अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में किस देश में शामिल मतलब मिलते हैं? उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के किस देश में मिलते हैं? तो ये लोग पनामा में मिलते हैं, पनामा में। इसका राइट आंसर है पनामा।
अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दक्षिण जो है अमेरिका महाद्वीप के बारे में दिया है, इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है और कौन सा सही है। इस महाद्वीप में पूर्व में प्रशांत महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है, ये गलत है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैली है, ये सही है। इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है अमेजन नदी है, बहती है, तो ये भी सही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आप लोग याद रखिएगा विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी और सबसे बड़ी नदी जो है वो अमेजन नदी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 और 3, ये मतलब सही है। दक्षिण अमेरिका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण अमेरिका का जो भाग है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व और पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित है, ये हमें बताना है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर में दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है, विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है अमेजन, वो बहती है। किस महाद्वीप को द्वीपी महाद्वीप कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपी महाद्वीप कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। अगला क्वेश्चन है अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सत्य है, इसके बारे में हमें बताना है। अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव पर इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है। दक्षिणी ध्रुव पर इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है, ये गलत है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं होता है, ये सही है। बस क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा ठंडा है कि कोई वहां पे रह नहीं पाएगा अंटार्कटिका में, फ्रीज जोन है वो हमारा। अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। ये देखिए सीटेट में भी आया हुआ है क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अंटार्कटिक भारत के सब स्टेशन है, मतलब भारत के कौन कौन से सब स्टेशन है आपको बताना है। मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, भारती, अदिति, मतलब ये सब जो सब स्टेशन होते हैं शोध करने के लिए होते हैं, सबका सब देशों का अपना अलग अलग है अंटार्कटिका में। तो भारत के कौन कौन से हैं? तो मैत्री जो है वो भी हमारा शव स्टेशन है, दक्षिण गंगोत्री भी है और भारती भी। तो इसका राइट आंसर होगा ए बी सी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, मतलब ए बी सी। इसके बारे में हम लोग देखते हैं ये कब जुड़ा। दक्षिण गंगोत्री पहला है और मैत्री दूसरा है, ये 1989 में जुड़ा था। भारती जो है वो तीसरा है 2012 में। अंटार्कटिक में भारत के सब स्टेशन है। भारती वर्ष 2012 में भारत का नवीनतम अनुसंधान स्टेशन है। इसका निर्माण खराब मौसम में शोधकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है। अदिति, अदिति अंटार्कटिका में भारत का अनुसंधान केंद्र नहीं है। यह पृथ्वी विज्ञान, वायुमंडल विज्ञान और समुद्र विज्ञान में अनुसंधान का समर्थन करने के लिए 2018 में भारतीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा स्थापित एक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटरिंग सुविधा है। यह गोवा, भारत में भारतीय राष्ट्रीय अंटार्कटिक और महासागर अनुसंधान केंद्र में स्थित है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो लॉ एस्क के संदर्भ में प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिंस चार्ल्स पर्वत जो है ये अभी सीटेट 2023 में आया हुआ था, जो ऑनलाइन पेपर था। लॉ एस्क से संबंधित प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहाँ स्थित है, तो ये अंटार्कटिका में स्थित है। याद रखिएगा अंटार्कटिका में प्रिंस चार्ल्स पर्वत स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। लॉयस्क से जुड़े प्रिंस चार्ल्स पर्वत अंटार्कटिका में स्थित है। वे जनवरी 1956 को डब्ल्यूसी वेशर के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय अंटार्कटिक अनुसंधान अभियान दक्षिणी दल द्वारा खोजा गया था, मतलब 1956 में ये पर्वत खोजा गया था। यह क्षेत्र अपने भूवैज्ञानिक महत्व के लिए जाना जाता है। प्रिंस चार्ल्स पर्वत मुख्य रूप से मैग्नेटाइट के रूप में लॉयस्क के बड़े भंडार है, मतलब मैग्नेटाइट लोहा जो है वहां पे मिलता है, उसका बड़ा भंडार है। इन भंडारों को पहली बार 1980 और 1990 के दशक के दौरान वायु चुंबकीय सर्वेक्षण और उपग्रह इमेजरी के माध्यम से खोजा गया था। अगला जो क्वेश्चन है वो आकार के आधार पर महासागरों का सही क्रम कौन सा है। तो महासागर का जो सही क्रम है, सबसे पहले हमारा प्रशांत महासागर है, तो उसके बाद से हमारा जो है आकार के आधार पर, मतलब कि कौन सा सबसे बड़ा है, उसके बाद से अटलांटिक महासागर है, उसके बाद से आता है हमारा हिंद महासागर है, और उसके बाद चौथे पे आता है हमारा दक्षिण, फिर लास्ट में आता है हमारा आर्कटिक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सबसे बड़ा हमारा जो है प्रशांत, इससे आप लोग याद रखिएगा। दूसरा जो है अटलांटिक सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद से जो उसके बाद जो सबसे बड़ा है वो हिंद महासागर। हिंद महासागर 3rd नंबर पे आता है। अब हम देखते हैं महासागर क्या होते हैं। महासागर जलमंडल का भूभाग है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। बड़े से छोटे के आकार के आधार पर क्रमशः 5 प्रमुख हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर तथा आर्कटिक महासागर। ये हमारे जो है आकार के, सबसे बड़ा प्रशांत, फिर अटलांटिक, फिर हिंद, फिर दक्षिण महासागर तथा आर्कटिक महासागर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ नीचे दिए गए कथनों में किस महासागर से संबंधित है। यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों
कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। यह अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा है। तो आप लोग समझ गए होंगे किसके बारे में बात हो रही होगी। इस महासागर एक ओर एशिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, दूसरी ओर उत्तरी और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। तो ये बात हो रही है प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। ये हमारा है पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर, ये इसका पूरा एरिया है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पे फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त जो है ये प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। प्रशांत महासागर जो है वो मतलब कि सर्कल शेप का है। एशिया ऑस्ट्रेलिया उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। मतलब ये एशिया ऑस्ट्रेलिया उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों तरफ स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए गए कथनों एवं कारणों पर विचार कीजिए। इसमें दिया हुआ है कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा पोताश्रय यानी मतलब कि जो जिस खोज करते हैं और पत्तनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रखती है, ये तो सही बात है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा सीधी एवं चौड़ी है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए सही और आर गलत है। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये अंग्रेजी भाषा के अक्षर का है। मतलब अटलांटिक महासागर जो है एस आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है एवं पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक तंतुरित है दंतुरित है अटलांटिक महासागर की तट रेखा। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है, मतलब कि सबसे ज्यादा व्यस्त महासागर यही है। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया गया, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए और हमें सही का इसमें आंसर ढूंढना है। पहला कथन इसमें कथन कारण है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के वृद्धि से हो रहा है। मतलब कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं और यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से हो रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला जो क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए युग्मों का मिलान कीजिए। सबसे पहले अभी आपको हमने बताया है जो हमारा प्रशांत महासागर है वो कैसा है। तो प्रशांत महासागर हमारा जो है वो है मतलब ऐसा सर्कल गोले में है। प्रशांत महासागर मेरा हमारा जो है वो गोले में, तो थर्ड हो गया। अटलांटिक महासागर अभी हमने उसको अभी देखा कि अटलांटिक महासागर जो है हमारा वो है एस आकार के, अंग्रेजी के एस आकार का है, तो इसका दूसरा हो गया। और हिंद महासागर हमारा जो है, हिंद महासागर जो हमारा है वो मतलब हिंद महासागर जो है वो है त्रिभुजा आकार, ट्रायंगल शेप में है, तो इसका एक हो गया। और अगला जो हमारा आर्कटिक महासागर है जो बचा है वही है हमारा आर्कटिक महासागर, ये उसका चौथा हो गया उत्तर ध्रुव के चारों ओर, तो ये हो गया 4। तो जिसमें 3 2 1 4 हो, तो ये ऑप्शन बी में 3 2 1 4 है, तो इसका राइट आंसर है 3 2 1 4। जो हमारा प्रशांत महासागर है गोला मतलब वृत्ताकार का है, अटलांटिक महासागर यस आकार का है, हिंद महासागर त्रिभुजाकार और आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव के चारों ओर है। अब हम हिंद महासागर के बारे में देखते हैं। हिंद महासागर ये एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, मैंने आपको बताया ट्रायंगल शेप का है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। इसके उत्तर में जो है एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। दक्षिण महासागर जो है अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है जिसे वेरिंग जल संधि कहते हैं। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वायुमंडल के मध्य मंडल में किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है। तो वायुमंडल मध्य मंडल के दो मंडलों के बीच पाया जाता है। तो हमारा वायुमंडल जो है समताप और आयन मंडल के बीच पाया जाता है। समताप और आयन मंडल के बीच पाया जाता है।
अगला जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार की जीवधारियों में वृद्धि सहायक होती हैं। दूसरा दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो पेड़ पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। तो ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। तो हमारा अगला चैप्टर जो है हमारा देश भारत, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। हमारे देश पर हमारा जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है और हमारे देश में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम इसके बारे में शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है? तो ये 8 डिग्री उत्तर से लेके 47 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हम इसको देखते हैं। बड़े देश जिनका आकार विस्तार से पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसमें 7 मतलब टाइम अपनाया गया है टाइम जोन, और वही कनाडा में 6 टाइम जोन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और एक टाइम जोन अपनाना मुश्किल का काम है। और ये हमारे भारत का मैप है, आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जल संधि, ये पाक स्टेट दिखा रहा है। और ये सारे हमारे जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश में अगर सबसे ज़्यादा कोई हमारा बॉर्डर शेयर करता है तो बांग्लादेश करता है, और सबसे कम जो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान सिर्फ़ जो लद्दाख से करता है। और उसके बाद चाइना, चाइना और भारत के बीच में जो है वो है मैकमोहन रेखा, और वही पाकिस्तान और भारत के बीच में है वो रेड क्लिफ रेखा। अगर क्वेश्चन में पूछेगा डूरंड रेखा किसके बीच है, तो डूरंड रेखा जो है वो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। अगला हमारा क्वेश्चन है पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतरों के बीच है, मतलब किसके? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। अगला जो है कर्क रेखा, कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो हमारी कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें 8 तो सभी नहीं है, इसमें गुजरात है, राजस्थान है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो इससे तो होके गुजरती है, तो झारखंड से भी गुजरती है और झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। तो अभी इसमें जो दिया है उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? भारत की जो स्थलीय सीमा है 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है। और अगर पूछे कि सिर्फ भारत की सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है, तो 9, क्योंकि 2 और जो हैं वो जल से मतलब साझा करते हैं, जैसे श्रीलंका हो गया और एक मलेशिया हो गया। ये 7 देखिए, अफ़गानिस्तान हो गए, पाकिस्तान हो गए, ये हमारा नेपाल हो गया, ये हमारा भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, चीन हो गया, इन लोग के साथ शेयर करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो हमने आपको बता दिया बांग्लादेश, और सबसे कम अफ़गानिस्तान के साथ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए हैं? तो कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है? तो सबसे पहले जो है वो है सिक्किम, सिक्किम भी घिरा हुआ है और त्रिपुरा भी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 एंड 4। अगला जो क्वेश्चन है वो है भारत के ऐसे कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? मतलब 2 देशों के साथ, कम से कम 2 देशों के साथ। तो 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है बिंद एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है? तो बिंद और सतपुड़ा के बीच में जो है वो नदी बहती है नर्मदा नदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है तापी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? हमें इसमें तापी नदी के बारे में बताना है। तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तापी नदी के उत्तर में अजंता और शतमाला पर्वत अवस्थित है। तो इनमें से कोई नहीं सही है, क्योंकि तापी नदी के उत्तर में जो है शतमाला पर्वत स्थित है, लेकिन दक्षिण में अजंता है। तापी नदी प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र नदी नहीं है, एकमात्र नदी नहीं। और तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में जो है वो दक्षिण में नहीं बहती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है वो है हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर उनका सही क्रम क्या है? तो क्या सही, सबसे पहले बृहद हिमालय होता है, फिर मध्य, फिर शिवालिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए नदियों को ध्यान से देखिए और उपयुक्त में से कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं? कौन सी नदियां? तो महानदी भी बनाती है, गोदावरी भी, कृष्णा भी और कावेरी भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सब डेल्टा बनाती हैं नदियां। सुंदरबन डेल्टा के संदर्भ में, मतलब सुंदरबन डेल्टा जो इसके बारे में दिया हुआ है, पूछ रहा है क्या सही है? यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये तो सही है।
इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है, ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलके करती हैं, जब ये मेघना कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है, मतलब भारत का कौन सा द्वीप जो है प्रवाल द्वीप है, तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है प्रवाल द्वीप है। आइसलैंड ऑफ इंडिया। प्रवाल द्वीप प्रवाल क्या होते हैं? छोटे छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते जाते हैं। इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। तो मतलब जो प्रवाल द्वीप है उसका इसी प्रकार निर्माण होता है। तो ये हमारा क्लास 6 का ज्योग्राफी खत्म हो गया। अब हम 7th का देखेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आप लोग इसको देखिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को तो लाइक ज़रूर से करिएगा। थैंक यू।